नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं के अग्रवाल और ये हमारा तीसरा वीडियो डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल्स फाइनेंस बिल 2021 में। और हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में डिप्रिसिएशन ऑन गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन इससे रिलेटेड कई सारे अमेंडमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड यूलिप। ये यूलिप बेसिकली होता क्या है? वैसे तो अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलता है वो शेयर मार्केट के हिसाब से मिलता है। शेयर मार्केट ऊपर होगा तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, शेयर मार्केट नीचे होगा तो रिटर्न कम मिलेगा या लॉस भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जब बेचने जाते थे लोग तो कहते थे रिटर्न कहाँ है, तो उन्होंने एक मसाला प्रोडक्ट जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स प्रोडक्ट बनाया, जहाँ पर शेयर मार्केट का रिटर्न प्लस इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों को मर्ज करके एक प्रोडक्ट बना दिया जिसका नाम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसमें अगर सिंपल एग्जांपल लें, अगर आप 100 रुपीज देते हैं इसको, इफ यू पे 100 रुपीज तो उनमें से 20 रुपीज रिस्क प्रीमियम में डाल देते हैं, 80 रुपीज ही बेसिकली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आपको रिटर्न मिलता है वो 80 रुपीज के बेसिस पे ही मिलता है। तो पहले क्या होता था, यूलिप को बेचने से या यूलिप की मैच्योरिटी के बाद जो भी पैसा मिलता था वो एंटायर अमाउंट वाज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। और इसमें वो वाला क्लॉज नहीं लगता था कि अगर आप किसी भी साल में 10% ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट से प्रीमियम ज्यादा देंगे कभी भी तो वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं था, यूलिप में नहीं था। तो अगर ये यूलिप में ये कॉन्सेप्ट नहीं था तो इसका मतलब मैं यूलिप में कितना भी प्रीमियम दूं, कितना भी अमाउंट डालूं, तो एक तरह से ब्लैक होल की तरह काम करता था कि मैं उसमें पैसा पे पैसा डालता रहूंगा यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में, और जब वो मेच्योर्ड होगा जो वो पैसा आएगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करता था। तो सुपर रिच ऐसा बहुत करते थे, तो उन्होंने इस लूप होल को प्लग किया और इसमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया, वो मैं आपको दिखलाता हूं। और ये प्रोवाइजो जो इंसर्ट किया सेक्शन 10D में, मैं आपको दिखलाता हूं कैसे इसको आप पढ़ेंगे। तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, तो ये लॉ देखिए सेक्शन 10, इसमें मैं आऊंगा 10D में, तो आपको दिखला भी देते हैं। नेक्स्ट फाइनेंस बिल आप तुरंत समझ भी सकते हैं। ये यहाँ आया मैं 10D में। 10D में देखिए ये कौन कौन से पॉलिसी एग्जेम्प्ट है, यहाँ पर वो लिखा हुआ है। अब जब हम लोग यहाँ के प्रोवाइडेड पहला प्रोवाइजो, दूसरा प्रोवाइजो, ये तीसरा प्रोवाइजो, और इसमें एक एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 है, ठीक है, 2 एक्सप्लेनेशन 3 प्रोवाइजो। अब मैं लॉ जो बिल में आता हूं, आफ्टर द थर्ड प्रोवाइजो एंड बिफोर एक्सप्लेनेशन 1 द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड, यानी कि ये फोर्थ प्रोवाइजो हो जाएगा, ये फिफ्थ प्रोवाइजो हो जाएगा, और ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, यानी कि 7 प्रोवाइजो हो जाएंगे इसमें सेक्शन 10D में। ओरिजिनली कितने प्रोवाइजो हैं? 1 2 3, अब फोर्थ प्रोवाइजो यहां पर ऐड होगा एक्सप्लेनेशन 1 के पहले। अब इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अगर आपने यूलिप लिया है और अगर आपका किसी भी साल प्रीमियम एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ सच पॉलिसी एक्सीड 2,50,000 रुपीज, अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम दिया है तो आपको सेक्शन 10D एप्लीकेबल नहीं होगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये क्या पुराने यूलिप के लिए कर रहे हैं या नए यूलिप के लिए कर रहे हैं? तो इन्होंने लिखा हम नए यूलिप के लिए कर रहे हैं। मैं अगर पूरा पढ़ता हूं, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई विद रेस्पेक्ट टू, इन दिस क्लॉज में से सेक्शन 10D clause shall apply with respect to any unit linked insurance policy issued on or after 1st February 21। तो 1 फरवरी 2021 या उसके बाद, और 1 फरवरी को ही ये बजट प्रपोजल आया, 1 फरवरी से ही ये इंप्लीमेंट भी हो गया। तो जो भी यूलिप 1 फरवरी 2021 या उसके बाद इश्यू होगा, और इफ द अमाउंट, और मान लीजिए 10 साल का पॉलिसी है और 10 साल में से कभी भी इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी एक्सीड्स 2,50,000, तो 10D एप्लीकेबल नहीं होगा। जितना भी मेच्योरिटी अमाउंट है वो पूरी की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, इफ प्रीमियम पेबल एक्सीड्स 250 इन एनी प्रीवियस ईयर देन होल ऑफ द मेच्योरिटी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, कब, कहाँ, किस हेड में? कैपिटल गेन में। इन्होंने इसके लिए एक नया सेक्शन ले आए 45 सबसेक्शन 1B, और देयर विल बी नो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10D।
और अगर आपने एक से ज़्यादा यूलिप लिया है ये सोच के कि हम लोग किसी भी सब में 2.5 लाख रुपए तक देते रहेंगे, तो ये प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया कि अगर आपका एग्रीगेट प्रीमियम एक्सीड्स 2,50,000 तब भी मैच्योरिटी अमाउंट का अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन कैसे होगा? 45 सबसेक्शन 1B में होगा। तो ये सारी पूरी कहानी लिख दी, लेकिन ये यूलिप एग्जम्प्ट रहेगा इवन इफ द प्रीमियम अमाउंट एक्सीड 2,50,000, लेकिन यूलिप का मैच्योरिटी अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा इफ वो जो पैसा मिल रहा है ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। तो अगर मरने के बाद क्या ब्लैक क्या व्हाइट, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद कुछ गाइडलाइन इशू कर सकती है। और यूलिप का मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन 3 में इंसर्ट किया हुआ है। तो दिस इज द थिंग। लेकिन आगे आइए और इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, इससे रिलेटेड और क्या क्या अमेंडमेंट हुए वो दिखला देता हूं आपको। तो ये देखिए, ऑल अबाउट यूलिप 1010D में एग्जम्पशन हटाया गया, एक्सेस टैक्स किया गया, कैपिटल गेन में कंप्यूटेशन यहां लिखा हुआ और इसको कैपिटल एसेट बना दिया गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में देखिएगा कि यूलिप विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां लिखा हुआ है एनी यूलिप to which exemption under 1010D does not apply on account of applicability of 4th and 5th proviso thereof। तो 1010D में अगर एग्जाम्शन खत्म हो जाता है तो यूलिप बिकम्स द कैपिटल एसेट। क्यों लिखा है? जरूरत ही नहीं थी। It is as good at unit of mutual fund, shares, bonds, debentures. In any case, they are a capital asset, but still they have written to avoid any confusion or disputes. तो यहाँ पर इसको कैपिटल एसेट बना दिया गया और कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी कर दिया गया। अब इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होगी 2 years। वही होनी चाहिए, क्योंकि शेयर्स अगर अनलिस्टेड शेयर्स है, अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 years होता है। तो मैं मान के चल रहा हूं इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 years है। तो अगर आपने 2 साल बाद बेचा तो कैपिटल गेन है, और इसकी टैक्सेबिलिटी इन्होंने कर दी 112A में। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसकी टैक्सेबिलिटी 112A में जाएगा। रेट ऑफ टैक्स 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। यानी कि यूलिप में अगर कैपिटल गेन आता है 3 लाख रुपया, तो 1 लाख माइनस करने के बाद 2 लाख रुपए पर टैक्सेबिलिटी आएगी। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% टैक्स लगेगा सेक्शन 111A में। अब मैं एक करके सेक्शन दिखला देता हूं। सबसे पहले मैं 214 दिखला चुका, 1010D दिखला चुका, अब मैं 45 सबसेक्शन 1B दिखला देता हूं। वहां पर क्या अमेंडमेंट, ये नया इंसर्ट हुआ है सेक्शन, वो दिखला देते हैं आपको। और अगर मैं सेक्शन 45 आपको दिखलाऊं तो 45 में 1 था, 1 तो मेन चार्जेबिलिटी है, फिर 1A 2 3 4 5 1A के बाद इन्होंने एक इंसर्ट किया है 1B 2A 3 4 5 और एक 5B होगा, 5A है, सॉरी 5A है, इतना है। तो अब इसमें 1B इंसर्ट किया गया है और 1B देखिए उसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने 1B में, वो देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45 आफ्टर सबसेक्शन 1A द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड। तो जब भी कैपिटल लेटर में कुछ लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा वो इंसर्ट हुआ है। वो कब इंसर्ट हुआ वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन दैट इज द इंसर्शन। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि यूलिप जितने रुपए में आपने बेचा या मैच्योरिटी अमाउंट मिला, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितना आपने प्रीमियम दिया दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कैपिटल गेन आएगा। और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर। 2 years से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 2 years या उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जो मेन चार्जेबिलिटी सेक्शन है उसको छोड़ के, वेर एनी पर्सन रिसीव्स, और कब टैक्सेबिलिटी आएगी? रिसीव्ड बेसिस पे, एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी अमाउंट अंडर ए यूलिप to which exemption do not apply, including the amount allocated by way of bonus on such policy, then any profits or gains arising from receipt of such amount by such person shall be chargeable to income tax under the head capital gains, and shall be deemed to be the income of such person of the previous year in such amount was received, and the income taxable shall be calculated in such manner as may be prescribed। और prescribed कहाँ है? 112A में, वो भी दिखला देते हैं आपको। ये 112A आया। ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, in the opening portion after the words and figures section 10, or under a scheme of an insurance company comprising ULIP to which exemption under section clause 10D of the third section does not apply,
shall be inserted। तो 112A अगर मैं आपको दिखलाऊं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, वैसे तो मैंने आपको खुद ब खुद रीड करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, ये आप देख लीजिए, अच्छा रहेगा। खुल जाओ भैया, ये आ गया 112A। कहाँ इंसर्ट हो रहा है ये तो जानना तो बहुत जरूरी है ना। ये देखिए 112A इन द एक्सप्लेनेशन इन क्लॉज ए, तो 112A में एक्सप्लेनेशन होगा कोई ना कोई। तो 112A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सर्टेन केसेस, इसमें 1 इसके क्लॉजेस, फिर सब क्लॉजेस, 2 क्लॉजेस, प्रोवाइजो, 3 4 5 ये एक्सप्लेनेशन उसका ए में आइए। ए में इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब लिखा हुआ है कि 90% हुआ टोटल प्रोसीड्स, और इन एनी केस मिनिमम 65% प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, यानी कि एक्सप्लेनेशन ए बी सी है। जनरली एक्सप्लेनेशन 1 2 3 होता है, इसमें एक्सप्लेनेशन ए बी सी डी है। और ए में इन द ओपनिंग पोर्शन आफ्टर द वर्ड एंड फिगर सेक्शन 10, चलिए देखते हैं। इन द ओपनिंग पोर्शन, ये रहा सेक्शन 10 के बाद, सेक्शन 10 के बाद द वर्ड्स और अंडर ए स्कीम ये ऐड करना है, यहां तक ये जो इतना ऐड करना है आपको वहां पर। तो 112A आ गया, और अगर 112A एप्लीकेबल हो गया तो रेट ऑफ टैक्स आपको पता ही है कितना है, 10%। 10% कहाँ लिखा हुआ है 10%, ये रहा। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, यही अमेंडमेंट सेक्शन 111A में आई होगी, जिसमें हमने बताया था 15% टैक्स लगेगा। हम इसमें 111A में भी आ जाते हैं, ऊपर ही होना चाहिए 89 112A। ओके, 111A नजर नहीं आ रहा, मे भी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि लॉक इन पीरियड भी होता है उसमें, और लॉक इन पीरियड अगर कम से कम 3 साल है तो लॉन्ग टर्म ही होगा, शॉर्ट टर्म में तो आने का मतलब ही नहीं बनता है। तो दैट माइट बी द रीजन कि 111A में अमेंडमेंट नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी शॉर्ट टर्म होगा तो यूनिट है, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, उस पर एसटीटी लगा ही होगा, तो हम लोग मान कर चल रहे 111A ही होगा। लेकिन ये साइलेंट है, मुझे इसमें मिला नहीं, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन एक बार मेमोरेंडम भी देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं कैसे देखते हैं, मेमोरेंडम भी देख लेते हैं। मे भी मेमोरेंडम में कुछ लिखा हुआ मिल जाए हमें। तो टैक्सेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ हाई प्रीमियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी 1010D इन्होंने लिख तो दिया है यहाँ पर, दैट इज गुड, जो हमने एक्सप्लेनेशन भी दिया, और यहाँ पे लिख दिया जैसा 10% एक्चुअल्स का कैपिटल सम एश्योर्ड होता है वैसा यहाँ नहीं था, तो उसके कारण इसको चेंज किया गया। 1 फरवरी 2021 से है, और 250 है वगैरह वगैरह वगैरह। ये अच्छा कुछ नहीं लिखा इन्होंने, अच्छा यहाँ लिखा 10 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 111A वुड अप्लाई ऑन सेल एंड रिडम्पशन, लेकिन 111A में कोई अमेंडमेंट नजर नहीं आया हमें। कोई बात नहीं, लेकिन हमने आपको बताते 89 यहाँ है, इसके बाद 89 के बाद 112A है, तो 111A में अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, तो ये यहीं तक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी वेबसाइट taxbykk.com को जरूर से विजिट कीजिए, जहाँ पर बुक्स एंड क्लासेस है और काफ़ी अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं उस वेबसाइट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसके क्लासेस में जाएंगे तो आपको इनकम टैक्स के और जीएसटी के डिफरेंट कोर्सेस के आपको क्लासेस मिलते हैं, तो ये जरूर देखिएगा। बुक्स इनकम टैक्स के और जीएसटी के, ई बुक्स, ये सेम जो बुक्स आपको नजर आ रहा है फिजिकल हार्ड कॉपी, ये आप ई बुक में भी खरीद सकते हैं। टैक्स एक्सेल बहुत सारे हैं, खासकर जो बेस्ट सेलर है वो रूल 42 43 है, और कंसल्टेंसी, मान लीजिए आपको नोटिस आएगा उसका रिप्लाई बनवाना है तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, देन यू कैन पे द चार्जेस। तो और भी फ्री में भी बहुत सारा कुछ है जिसको आप देख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू ऑफर। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बुक फ्री में है, इसकी पीपीटी फ्री में, बहुत सारी चीज़ें फ्री में, एनुअल रिटर्न 1920 का क्या क्या चेंजेस है वो भी लिखा हुआ है इसमें। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।